हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एड्यू हब। आज हम बात करते हैं हमारे दूसरे मॉक टेस्ट की, जो कि हमारा क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स है। ये है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा चैप्टर। चलो समय ख़राब ना करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व करते हैं। द टर्म जीन पूल वाज कॉइन्ड बाय, जीन पूल किसने कॉइन की थी? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जीन पूल होता क्या है। जीन पूल वो होता है जैसे कि आपके पास जेनेटिक रिसोर्स है, मतलब इसको हम जेनेटिक, इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम जीन पूल को, और इसको हम बोलते हैं हमारा जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक स्टॉक, और इसको हम बोल सकते हैं जर्म प्लाज्म। अच्छा, आपने पिछला मॉक टेस्ट किया होगा तो आपको ये पता होगा कि जर्म प्लाज्म क्या होता है। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई सा भी प्लांट है, ठीक है, उसके हमारे पास जितने भी एलील्स हैं, जितने भी जीन्स, आप जीन से समझते हो ना, आप प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपको जीन्स पता होगा। तो जितने भी जीन्स है तो हर एक जीन्स का एक अल्टरनेट फॉर्म होता है, उसको हम एलील बोलते हैं। तो एक जीन इसका अलील हो गया। तो इस अलील और इस जीन, ये जितने भी हैं उस स्पीशीज़ में, जितने भी टोटल है, पूरी स्पीशीज़ की बात करते हैं हम, ठीक है। तो उस इन सबको मिलाकर अगर हमने एक लाइब्रेरी बना दी, ठीक है, मतलब इन सबको कलेक्ट कर दिया एक ही जगह और उसको हमने बोल दिया कि ये हमारी लाइब्रेरी है इन जीन्स और एलील्स की। एक स्पीशीज़ के कंप्लीट जीन और कंप्लीट एलील की हमारी जो लाइब्रेरी है उसको हमने बोल दिया है जीन पूल। और जीन पूल को हम क्या क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म भी बोलते हैं, जेनेटिक स्टॉक भी बोलते हैं और जेनेटिक रिसोर्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सबसे पहले जो जीन पूल टर्म दी थी वो बताइए आपको किसने दी थी? तो सबसे पहले जीन पूल टर्म हमारी दी थी डॉब्सनस्की ने। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये कब दी थी? देखो, अब प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो अब ये तो 100% श्योर रहिए कि आपका अगर 150 क्वेश्चन या 160 क्वेश्चन पूछे हैं अगर जेआरएफ में, तो 10 to 15 क्वेश्चन आपके साइंटिस्ट और डेट से पूछेंगे, ये फिक्स है। तो आपके सारे साइंटिस्ट और आपको सारी उसकी डेट्स याद रखनी है, कंपलसरी है। आप कैसे भी इसको याद रखिए, आपको अपने स्टूडेंट्स से, कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो कब दिया था? वो दिया था हमारा 1951 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जर्म प्लाज्म, अभी हमने पढ़ लिया जर्म प्लाज्म और जीन पूल सेम ही चीज़ है, लेकिन अब क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट थे तो अलग अलग टर्म्स देते रहते थे। ये याद रखिए, जर्म प्लाज्म दी थी आपके वीजमैन ने। ठीक है, वीजमैन ने दी थी। और अब बताओ कब दिया था? तो वीजमैन ने दिया था 1883 में दिया था। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, याद रख लीजिए जर्म प्लाज्म था और किसने दिया था? वीजमैन ने। बहुत वाइज थे, बहुत वाइज, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने दिया था जर्म प्लाज्म। इतने वाइज थे कि उन्होंने किसी और का पहले से दिया हुआ चीज़ फिर से दे दिया, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। बाकी हर्लेन एंड डीवेट कॉइन द टर्म। अब हर्लेन और डीवेट ने क्या कॉइन की थी? तो इन्होंने की थी आपकी प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल, टर्शियरी जीन पूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि हमारा प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टर्शियरी जीन पूल होता क्या है। तो देखिए, GP1, GP2 एंड GP3। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी जीन पुल, सेकेंडरी जीन पुल, टर्शियरी जीन पुल। अब प्राइमरी जीन पुल आपका होता है सेम स्पीशीज में जब क्रॉस कराते हैं तो प्राइमरी जीन पुल, और ये जो रिलेटेड स्पीशीज से क्रॉस करा लेते हैं तो सेकेंडरी जीन पुल। और टर्शियरी जीन पुल में कोई रिलेटेड स्पीशीज आपकी नहीं होती है। अब एक चीज़ आपकी ध्यान रखिए कि जैसे GP1 है, अगर इसका क्रॉस हम GP2 का क्रॉस हम GP1 से करेंगे ना, तो हमारा आएगा पार्शली फर्टाइल प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, F1 में। और GP3 का क्रॉस अगर हमने GP1 से किया है तो हमारा बनेगा स्टेराइल क्रॉप। कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं इससे कि GP1 किसे क्या बोलते हैं? उसको GP1 बोलते हैं। सेकेंडरी जीन पूल को बोलते हैं हम GP2 और टर्शियरी जीन पूल को बोलते हैं GP3। प्राइमरी जीन पूल पे आपका क्या बनेगा? फर्टाइल प्लांट बनेगा। सेकेंडरी जीन पूल पे आपको बनेगा पार्शली फर्टाइल। और टर्शियरी जीन पूल का जब हम क्रॉस कराएंगे प्राइमरी जीन पूल से तो क्या बनेगा आपका? स्टेराइल क्रॉप बनेंगे। चलो अब एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं कि एक नई चीज़ चालू हुई है GP4। तो आप ये पता करिए कि GP4 क्या होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, वरना नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तो वो कलेक्ट ही तो किया था कहीं ना कहीं से किसी ने, तो हम क्या कलेक्शन करते हैं। तो 3 तरह के हम कलेक्शन पढ़ लेते हैं, आपको वो भी याद होना चाहिए। चलो हम कवर कर लेते हैं। पहला होता है आपका बेस कलेक्शन होता है, देन आपका एक्टिव कलेक्शन होता है, देन आपका वर्किंग कलेक्शन होता है। जो टोटल कलेक्शन होता है हमारे पास जितने भी तरीके का दुनिया भर का, वो हमारा होता है बेस कलेक्शन, और बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है। ठीक है, हमारा बहुत लंबे टाइम के लिए। लेकिन हमको इसको क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है जीन बैंक वगैरह में कम टेम्परेचर में, -18 डिग्री तक तो हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको लंबे समय तक चलाना है, इसलिए हो गया बेस कलेक्शन। इसमें सारे के सारे एक्सेशन आ जाएंगे क्रॉप के। देन हमारा आता है एक्टिव कलेक्शन। अब एक्टिव कलेक्शन क्या होता है? जो कि एक्टिवली प्लांट ब्रीडर यूज़ करते हैं हमारे।
8 से 10 साल के लिए नॉर्मली हम इनको रखते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है वर्किंग कलेक्शन, जिसको कि प्लांट ब्रीडर वर्क कर रहा है अभी फील्ड पे, ये 3 से 5 साल तक हम इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं। आया तीनों में डिफरेंस समझ में। तो चौथी जो अपना हमारा क्वेश्चन है उस पर हम आ जाते हैं सीधा। हमारा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने इन तीनों से नहीं पूछा है, कोर कलेक्शन से पूछा है। तो कोर कलेक्शन क्या होता है? कोर कलेक्शन आपका ये भी एक सेशन है जो कि बेस कलेक्शन से ही लिया गया है। और बेस कलेक्शन में जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, हम मेनली हमारा काम क्या है ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वेरिएशन एंड हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात करते हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा चाहिए वेरिएशन, क्योंकि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो वेरिएशन है, तो ऑब्वियसली वेरिएशन अच्छा है, तो ये किस में आ जाएगा? कोर कलेक्शन। अब याद रखिए कोर कलेक्शन किससे लिया है? बेस कलेक्शन से लिया है, और इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया बेस कलेक्शन का। हमारा पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोर कलेक्शन डेवलप किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया है, तो ये आपका किया था फ्रेंकेल ने। और फ्रेंकेल ने कब किया था? तो उसमें हमारे साथ उन्होंने क्या भी पूछ लिया उसके साथ साथ कि कब किया था, तो वो किया था आपका 1984 में किया था, ठीक है। सन भी आप याद रख लीजिए। देन इन इंडिया डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड इन, तो कब किया था? देखो ये तो सबको याद है, आपको सबको इसका आंसर याद है कि 1914 में किया था। पर क्यों किया था ये पता है आपको? कि जो भी नई डिसीज या नई इंसेक्ट आते थे या फिर कोई वीड आता था दूसरी कंट्री से, तो उसको रोकने के लिए हम भी क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन करते हैं सीड्स का। हम खुद बहुत सारी सीड्स हम खुद नहीं बनाते ना, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो उसके साथ साथ कभी पेस्ट भी आ गया, वीड भी आ गया। बहुत सारे वीड है, आप एग्रोनॉमी में पढ़ोगे, जो उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया पूरा, बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स भी आई थी। हमारा जो चैनल है ना, वो पेज है एग्री एड्यू हब आपका इंस्टाग्राम पे, उस पर जाइए। उस पर हमने पूरी लिस्ट बना के रखी कि कौन सी डिसीज इंट्रोडक्शन के साथ हमारे कंट्री में आई थी और कब आई थी और कौन सी कंट्री से आई थी, तो उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ये 1914 में आया था। अब देखो इन इंडिया प्लांट क्वारंटाइन वर्क इज़ डन बाय, सबसे पहले समझते हैं हम कि प्लांट क्वारंटाइन होता है क्या है। देखिए हम किसी भी कंट्री से जब इंट्रोडक्शन करते हैं ना किसी भी क्रॉप के सीड्स का, तो उसके साथ बहुत बार डिसीज से पेस्ट तो आते ही हैं। तो उनसे बचने के लिए हम उसको पूरा पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही हम हमारी कंट्री में उसको लेके आते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पहले प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, फिर हमारी कंट्री में लेके आएंगे। तो क्वारंटाइन एक मेथड है जिससे कि आप ये डिसीज़ और ये सब को रोक सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ये कौन करता है? NBPGR नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स तो करता है हमारा, BCI करता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और FRI करता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स अब एस्टेब्लिश कब हुआ था? NBPGR एस्टेब्लिश कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 1976 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ICAR कैंपस में हुआ था, नई दिल्ली के, ठीक है, 1976। अच्छा इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, वो हम अभी देखो अगले क्वेश्चन में कवर करते हैं कि कौन से पॉइंट आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। चलो तो हमारा नेक्स्ट है NBPGR लोकेट कहाँ है? अभी हमने देख लिया नई दिल्ली में है। द हेडक्वार्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, आपको सबको पता है इसका आंसर? नहीं पता है? कोलकाता में है इसका, ठीक है। BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे है? तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा कोलकाता में है। क्या काम करता है ये कलेक्शन करता है, कंजर्वेशन भी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। किसका? मेडिसिनल प्लांट्स का और अदर प्लांट स्पीशीज़ का, ठीक है, मेनली मेडिसिनल प्लांट का। अब बताओ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो झटाक से इसका आंसर दोगे। ये आपका देहरादून में, रट लो, ये तो पॉइंट्स रटने वाले हैं, ठीक है। इन इंडिया, अब देखो यहाँ पे अपना आया मेन चीज़ है ना, प्लांट इंट्रोडक्शन वर्क स्टार्टेड इन। देखो 3 डेट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अभी हम देखो तीनों डेट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली डेट, अलग कलर ले लेते हैं इसमें, 1946 फर्स्ट डेट याद रख ली, 1961 आपने सेकंड डेट याद रख ली, और 1976 आपने तीसरी डेट याद रख ली। जब भी आप प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना तो ये 3 डेट तो आपको ये समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इसमें हुआ क्या क्या था। 1946 में आपके डिवीजन ऑफ बोटनी हुआ था, IARI में एक डिवीजन था बोटनी का, उसके अंतर्गत काम होता था प्लांट इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर में, मतलब प्लांट इंट्रोडक्शन का खुद का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। तो 1946 में आपका था डिवीजन ऑफ बोटनी। देन 1961 में एक थी डॉक्टर हरभजन सिंह थे, उनके कहने पे आया था आपका 1961 में प्लांट इंट्रोडक्शन का ही एक डिपार्टमेंट बना था। और 1976 में इसी डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया था, क्या नाम दे दिया था इसको? दे दिया था आपने NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। समझ गए तीनों में कनेक्शन? 1946, 1960 और 1976 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, वो है आपको याद रखना है ये संस, ठीक है, सारी की सारी। 1946 लिख लीजिए कहीं पे अगर आप नोट कर रहे हो तो, इससे आपके बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं।
ठीक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, लिख लीजिए इसको। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, कब चालू हुआ था, देखो प्लांट इंट्रोडक्शन पहले बॉटनी के अंदर कब हुआ था चालू, अब तो इसका आंसर आप फटाक से दे दोगे, 1946 में हुआ था, ये दे दिया आंसर। देन डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन आपका कब हुआ था, अभी देखो प्लांट इंट्रोडक्शन अभी हुआ ना डिवीजन, उसका कब हुआ था, 1961 में, अभी हम पढ़े हैं डॉक्टर हरभजन सिंह के अंडर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ, न्यू दिल्ली कैंपस, अभी हमने पढ़ा था पूसा कैंपस न्यू दिल्ली। ठीक है, देन वेविलोव कहाँ के रहने वाले थे, वेविलोव आपके रशिया के रहने वाले थे, रट्टे मार लो। ठीक है, और रशिया के रहने वाले थे, और क्या थे, एक्सप्लोरर थे, हर जगह जाते थे और प्लांट को एक्सप्लोर करते थे और उसके कलेक्ट करते थे, अभी हम कलेक्शन की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया के कौन थे फेमस एक्सप्लोरर, वो थे हरभजन सिंह, कहाँ है हरभजन सिंह, ये रहे हरभजन सिंह, डॉक्टर हरभजन सिंह। द टर्म जेनेटिक रिसोर्स किसने दी थी, अब देखो जेनेटिक रिसोर्स क्या है पता है आपको, नहीं पता है, अभी हमने जर्म प्लाज्म पढ़ा था, उसी को तो हमने जेनेटिक रिसोर्स बोला था, तो वही है। तो किसने दी थी जेनेटिक रिसोर्स आपकी, ये दी थी आपकी फ्रेंकल ने। ठीक है, क्लियर। चलो अगले पे आते हैं, फ्रेंकल ने कब दी थी अब जेनेटिक रिसोर्स, तो इन्होंने दी थी 1967 में। ओके, तो दिस इज 1967, याद रख लीजिए। सीड्स वेयर क्लासिफाइड इन ऑर्थोडॉक्स एंड रिकैल्सिट्रेंट सीड। अब देखो ये दोनों टर्म क्या होती है, ऑर्थोडॉक्स सीड आपका होता है कि जब आप किसी सीड को लो मॉइस्चर पे करते हो, टेम्परेचर भी कम कर देते हैं और फिर उसको आप स्टोर करते हो, तो वो होता है आपका ऑर्थोडॉक्स। तो कन्फ्यूज नहीं होना है ना, ऑर्थोडॉक्स लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर, और ठीक है, तो ये ज़्यादा समय के लिए आप रख सकते हो। जबकि जो भी सीरियल्स वगैरह हम इसी में लेते हैं। ठीक है, और जो रिकैल्सिट्रेंट सीड है ना, इसमें आपको कम नहीं करना है मॉइस्चर आपका रहेगा 12 से 13% मॉइस्चर इसमें रहेगा आपका। ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी इसकी वायबिलिटी। और कौन सी स्पीशीज आती है इसके अंदर आपका, जैसे कोकोनट आ जाता है, इसका मैंगो आ जाता है, टी कॉफ़ी रबर आ जाता है ना, तो इसको आप ज़्यादा कंजर्व नहीं कर पाते हो जीन बैंक वगैरह में। आ रहा समझ, जीन बैंक में ज़्यादा कंजर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा कम, हमको जीन बैंक में क्या है, कम टेम्परेचर चाहिए। आपने वो पढ़ा है फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्रायो प्रिजर्वेशन टर्म एक पढ़ी होगी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में हम रखते हैं। अब इसको हमने इतना कम टेम्परेचर में रख दिया तो इसकी वायबिलिटी खत्म हो जानी है, तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसमें हम रखते हैं ऑर्थोडॉक्स। और क्या नहीं रखते हैं, रिकैल्सिट्रेंट। चलो हम यहाँ पे मेनली हमसे क्या पूछा, यहाँ पे तो हमसे पूछा है साइंटिस्ट की बात पूछी उन्होंने, साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया हमसे, तो इसको बताओ साइंटिस्ट कौन था इसके थे साइंटिस्ट आपके रॉबर्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देन रिकॉर्डिंग ऑफ हाईली हेरिटेबल फिनोटाइप कैरेक्टर्स रिफर टू, कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टराइजेशन होता है। ठीक है, फिर भी सारी टर्म समझ लेते हैं। देखो हमने किसी भी फील्ड पे प्लांट्स लगाए, तो हम जाके उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि हाँ इसमें डिसीज आ रही है या नहीं आ रही है, तो हमारी स्क्रीनिंग हो गई। फिर हम आखिरी में समझेंगे, हमने उसके कैरेक्टर भी नोट कर लिया कि भैया इतनी लीफ आ रही है, अगर डिसीज आ रही है तो इस उस पर आ रही है। स्क्रीनिंग मतलब देखना, कैरेक्टराइजेशन मतलब उससे कैरेक्टर रिकॉर्ड करना, और इवेल्यूएशन मतलब होता है कि उसको समझना बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ द हाईली हेरिटेबल फिनोटिपिक कैरेक्टर। अब फिनोटिपिक मतलब जो बाहर से दिख रहे हैं आपके फिनोटाइप जो हैं, मतलब जीनोटाइप होता है और फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप तो आप देख नहीं सकते उसके जीन्स को, फिनोटाइप मतलब जो आपको दिख रहा है कि इसके हाइट ज़्यादा है, इसके फ्लावर का कलर ये, तो ये आपके कैरेक्टर है ना। देन जीन पूल कंसिस्ट ऑफ लैंड रेसेस, ऑब्सोलेट कल्टीवार और मॉडर्न कल्टीवार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। लैंड रेसेस क्या होता है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मतलब जो आपके पुरातत्व पुराने पिताजी दादाजी जो यूज़ करते आ रहे हैं बीज, उनको आज भी आप यूज़ कर रहे हो, तो ये आपके लैंड रेसेस है। क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इनमें बहुत वेरिएबिलिटी होती है, हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए तो हम यूज़ करते हैं। ऑब्सोलेट कल्टीवार क्या होता है, देखो क्या हमने हाई वेराइटी निकाली थी, बिल्कुल हाई यील्डिंग वेराइटी, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रही, हमारी सक्सेस नहीं है। कुछ समय पहले निकाली थी, बट उसके हमारे पास स्टोर जरूर है वो, पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वेराइटी थी जो अभी यूज़ में नहीं आ रही, लेकिन पहले यूज़ में आती थी, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट कल्टीवार। लैंड रेसेस जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न कल्टीवार जो अभी प्लांट ब्रीडर्स यूज़ करते हैं, मतलब ये भी हाईली आपकी यील्डिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जीन पूल में तो सब होता है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंड रेसेस रिफर्स टू, अभी हमने पढ़ा लैंड रेसेस क्या है, प्रीमिटिव कल्टीवार से आपके। ठीक है, टोटल जर्म प्लाज्म ऑफ द स्पीशीज इज रिफर टू, ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि बेस कलेक्शन में टोटल आते हैं आपके। वेविलोव फर्स्ट कलेक्टेड लैंड रेसेस इन, किस में किया था वेविलोव ने, इन्होंने किया था राइस में। ठीक है, ये याद रख लीजिए आप सीधा। कहाँ कहते वेविलोव, रशिया के थे, तो राइस में क्या था, R4 रशिया। लैंड रेसेस है वो,
देखो लेन रेसेस क्यों करते हैं हम यूज़, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, मतलब कहीं भी लगाओ आपको उनमें बहुत डाइवर्सिटी रहेगी, बहुत तरह के मिलेंगे हमको वो। ब्रॉड जेनेटिक बेस है और वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब कहीं पे भी लगा दो ऑल ओवर इंडिया, सब जगह वो अपना यील्ड ज़्यादा ही देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये हमारे 27 क्वेश्चन है जो हमने आज किए हैं मॉक टेस्ट में। और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JRF एग्ज़ाम्स। ठीक है, आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले समय में हम कंप्लीट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ख़त्म करने वाले हैं। और ये हमारा है अभी इजी है, इजी चल रहा है अभी। इसके बाद हम हमारा लेवल बढ़ा देंगे थोड़ा सा, SRF और ARS के लिए कर देंगे। ठीक है, तो आपको समझने के लिए और अच्छा रहेगा। अच्छा, और आपके लिए सजेशन है कि ये चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए डॉक्टर फुंदन सिंह की बुक से, क्योंकि उसमें ज़्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं, बहुत ईजी लैंग्वेज दे के रखी है और आप इजीली उसको पढ़ पाएंगे और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हम बताएंगे आपको GP4 क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कोर कलेक्शन वाज डेवलप्ड बाय। अब कोर कलेक्शन क्या होता है? देखो कलेक्शन कितनी तरह के होते हैं ये बताइए आप पहले तो। कलेक्शन क्या होता है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था जर्म प्लाज्म, हमने पढ़ा था जर्म प्लाज्म हमने पढ़ा था ना।